आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है, देख पा रहे हैं। इसमें से सबके सब पासे है ना। रिजल्ट आज का रिजल्ट आप लोगों का अच्छा है, और अच्छा ही बहुत अच्छा है। इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका नंबर बहुत मतलब ज़्यादा है और अच्छा है। परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही अपना जो है परफॉर्मेंस जो है बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसमें जो है अभिनीत कुमार पाठक का 80 नंबर है ना। अजीत कुमार 74 नंबर है, अखिलेश कुमार 56 नंबर है, अंजलि कुमारी 92 नंबर है, अंकुश कुमार 84 नंबर है, अविनाश कुमार 66 नंबर है, बरकत अली 48 नंबर है, विक्की कुमार 44 नंबर है, चंदन कुमार 52 नंबर है, देवेंद्र पांडे। देखिए सेट मारने का क्या फायदा है, रोज जब आप सेट मारते हैं तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि कोई भी काम छोड़ो, पहले सेट मारो। रोज सेट जब मारेंगे तो 50-50 क्वेश्चन जब रोज आता है तो आपको वह क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए देवेंद्र पांडे जब रोज सेट नहीं मारते हैं तो यही क्वेश्चन आएगा आपका। ITI का जब एग्जाम देने जाएंगे तो यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा नहीं आएगा, यही आएगा। तो यह फेल हो गए हैं। आगे देखिए जयराम कुमार 70 नंबर है, पास है। लकी कुमार सिंह 74 नंबर है, मयंक ये भी फेल है, ये सबमिट ही नहीं करते हैं। MD फरहाद आजम 48 नंबर है, MD जुनैद 48 नंबर है, MD महताब आलम 66 नंबर है, नरेंद्र कुमार 70 नंबर है, निवास कुमार 62 नंबर है, प्रदीप कुमार 82 नंबर है, प्रमोद कुमार 42 नंबर है। तो आज का परफॉर्मेंस जो है आप लोग का अच्छा है। जो लोग फेल हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आप लोगों का करा हुआ सब क्वेश्चन है। कई बार इस यह क्वेश्चन मिला हुआ भी क्वेश्चन होगा। प्रिंस कुमार 84 नंबर है, पुष्कर कुमार 52 नंबर है, राजेश कुमार 74 नंबर है, राजहंस त्रिपाठी 60 नंबर है, रंजन कुमार 96 नंबर है। देखिए इनका परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में, जब यह तो अभी कितना दिन हुआ, तो 15-20 दिन हुआ सेट मार रहे हैं आप, और यही जो है लगातार चलता रहेगा। 2 से 3 महीने आएगा तो लगभग एवरेज जो है सब लोग 80 के ऊपर जाएंगे, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 100 में 100 नंबर लाएंगे। संतोष चौधरी 34 या फेल हो गए हैं। सालू कुमारी 80 नंबर है, सूरज कुमार 36 नंबर है, या फेल है। सूरज कुमार 56 नंबर है, विकास कुमार 58 नंबर है। चलिए एक किसी का लेते हैं, राजेश कुमार लीजिए सर। राजेश कुमार। सोच रहे हैं कि जो फेल होगा उसको लेने से ठीक रहेगा, जो पास है फेल वाला भी सर, जो फेल है सूरज के लीजिए। संतोष के ही ले लीजिए सर, संतोष को कम नंबर भी है। देखिए मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन, ये इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों का। जो कंपटीशन सॉरी जो ITI का जब एग्जाम देने जाएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा। जैसे 1200 mm स्वीप के छत के अगर इसे बाहर नहीं आएगा तो आराम से पास हो जाएंगे सर। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसी में से ही आएगा, है ना। अब देखिए बदल देगा, या 1200 के स्थान पर 1400 कर दे, 1600 कर दे, है ना। तो 1200 1400 करेगा तो ये बढ़ जाएगा आपका, है ना। 60 से 80 है तो ये जिस हिसाब से यह बढ़ेगा 1400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
80 से 100, है ना। तो यह हो सकता है ना। अब हम इसमें नहीं कर सकते कि जो जैसे क्वेश्चन अभी जैसे मैं लिखा हूँ क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम आ जाए, लेकिन जो टाइप है यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे मैं अब यहाँ जो है 1200 mm स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होती है तो 60 से 80 वाट, है ना। तो कहेगा साधारणतः 60 से 80 वाट घरेलू जो मोटर है जो छत का है ना, उसका नाम बताए। तो आपको बताना पड़ेगा या कितना mm का ब्लेड जो होता है कितना mm का होता है, इस प्रकार से पूछेगा। तो आपको उसमें ऑप्शन दे देगा 1200, 1400, 1600, है ना, 800। तो आपको उसमें चुनना होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को आंसर बना दे, आंसर को क्वेश्चन बना दे, लेकिन क्वेश्चन लेवल यही रहेगा। तो 1200 mm स्वीप के छत के पंखों में मोटर की जो रेटिंग होती है वो 60 से 80 वाट होती है। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। तो यह होता है जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रनिंग स्पीड जो होता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम होता है ना, कुछ कम होता है, याद रखेंगे सर। हाँ। और ये अगर 1200 mm की जगह 1400 mm रहता तो वही जो ये 60 से 80 है ना, तो यह चल जाएगा 80 से 100। तो कैसा होता है सर? देखिए कैसा होता है, देखिए कैपेसिटी है ना, यह जो रेटिंग है। अब आप लोग कभी गए होंगे पटना जंक्शन में तो देखेंगे कि वो भी सेलिंग फैन ही है, लेकिन ब्लेड देखेंगे कि बहुत बड़ा है ना। ब्लेड उसका देखेंगे आप तो बहुत बड़ा है। ऐसे में एग्जांपल ले लीजिए, कोई हेलीकॉप्टर है तो उसका भी ब्लेड आप लोग देखते होंगे, है ना। उसका भी तो ब्लेड बड़ा बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। वैसे ही जिस प्रकार से ब्लेड बढ़ेगा, ब्लेड का मतलब ब्लेड की लंबाई बढ़ेगी, इसी प्रकार से यह रेटिंग जो है बढ़ते जाएगा। और ब्लेड की लंबाई घटते जाएगी तो उसका रेटिंग भी घटते जाएगा। आप लोग डीसी फैन देखे होंगे कि 20 वाट 30 वाट, है ना। तो ब्लेड क्या होता है उसका बहुत छोटा होता है, ब्लेड जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसी अनुसार जो ब्लेड का जो लंबाई बढ़ेगा तो रेटिंग भी जो है वह बढ़ते जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम, देखिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। सर इसमें कुछ निकालने का फॉर्मूला है? इसमें देखिए इसमें निकालने का ब्लेड की लंबाई और वाटेज का? नहीं ऐसा ही कोई सूत्र नहीं है। तो ये दोनों के बीच में अंतर बेसी रहता है सर? हेलो, इसका कोई जो है ना, देखिए इसका जो है फॉर्मूला होगा, ऐसा नहीं है फॉर्मूला होगा, लेकिन आईटीआई में जो है, आईटीआई के बुक में या आईटीआई के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। हम लोगों को बहुत ऐसा जो है सूत्र है वो केवल याद करना पड़ता है, याद कीजिए। और कैसे होता है उसके लिए बीटेक सर तो पता कैसे चलेगा? तो बीटेक कीजिए और सब पता होगा। उसमें एक एक पॉइंट को एक कैसे आया उसके लिए आप जो है, हम लोग मानते हैं ना कि सिलिकॉन का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वह 0.7 होता है ना। लेकिन हमको याद करना होता है कि 0.7 वोल्ट होता है। उसमें हमको अगर कैसे होता है ना, उसका कैलकुलेशन, तो उसके लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा। और बीटेक करेंगे तो फिर आपका जो है एक साधारण रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो नहीं बना पाएंगे। ये याद आपको हो जाएगा कि वह कैसे हो रहा है,
लेकिन एक रेक्टिफायर का सर्किट आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जो है देखिए ITI के सिलेबस में 75% आपका प्रैक्टिकल है और 25% ही थ्योरी है। वैसे ही 75 नहीं 90% जो है वह प्रैक्टिकल है, 10% ही थ्योरी है। वैसे ही डिप्लोमा में जाएंगे तो आपको लगभग 80% जो है आपको थ्योरी है और 20% ही प्रैक्टिकल है। और सेम इसके विपरीत जब आप बीटेक करने जाएंगे तो 90% थ्योरी है और 10% ही प्रैक्टिकल है ना। आगे देखते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है तो सिंक्रोनस स्पीड से कम, 4 पोल 1200 mm RPM अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित EMF की फ्रीक्वेंसी होगी तो यह 40 हर्ट्ज। इसका जो सूत्र है ना, इसका जो है सूत्र जो है हम लोग पढ़े हैं F/hours। हाँ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? PN नहीं सर, इनका गलत है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन निकालते F इक्वल टू क्या होता PN है? बटे 120। हाँ, F इक्वल टू PN बाई 120। क्यों होता है सर? हाँ, F इक्वल टू PN बाई 120 करेंगे आराम से जो है इसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कैलकुलेशन भी नहीं किए हैं और यह गलत कर दिया है। यह तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो तुल्यकालिक गति से कम, तो याद करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यह कैलकुलेशन है। आगे देखिए 5 कट आ रहा है सर, आवाज कट के आ रहा है। अभी तो आप लोग का आवाज मेरे पास साफ साफ आ रहा है और मेरा भी आवाज आप लोगों को जो है हेलो। हाँ हेलो, ठीक आ रहा है बस सर। आगे देखिए 5 HP तक की DC मोटर में सामान्यतः अटैच होता है तो 2 पोल यूनिवर्सल ये वाला मोटर नहीं समझ में आया। कौन सा? यह 5 HP तक की DC मोटर में सामान्यतः देखिए हाँ सर। क्या होता है 5 HP तक का मोटर जो होता है साधारणतः DC, तो यहाँ सुजान ITI में लगभग 3 HP 2 HP का मोटर है ना, आप देखे होंगे। यस। तो 2 पोल का जो अधिकतर जो है इसमें 2 पोल का ही मोटर होगा, है ना, 2 पोल या 4। लेकिन यह सामान्यतः पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को हमको समझना है। सबसे ज्यादा अधिकांशतः जो यूज होता है DC मोटर वह 5 HP तक का, वह 2 पोल में ही आते हैं, है ना। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब वैश्विक जो समाज में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उस प्रकार से क्वेश्चन है ना। हमको मेन है क्वेश्चन को समझना है और कुछ मतलब वैश्विक अपने समाज को देखना भी है और उसके बाद जो बुक में दिया है उसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को टिक आउट करना है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका 5 HP तक का मोटर जो होता है वो 2 पोल का होता है। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को विपरीत किया जा सकता है, तो हम इसको जो है कैसे विपरीत करेंगे? तो यूनिवर्सल मोटर का जो दिशा है उसका उल्टा करने के लिए, यानी फॉरवर्ड है तो रिवर्स करने के लिए हम ब्रश लीड को आपस में बदल देंगे तो वह उसका दिशा चेंज हो जाएगा। अगर हम उसका सप्लाई को चेंज करेंगे तो वह चेंज होने वाला नहीं है। फॉरवर्ड में चल रहा है तो वह फॉरवर्ड में ही चलेगा, रिवर्स में चल रहा है तो रिवर्स में ही चलेगा, है ना। तो हम उसके दिशा को चेंज करने के लिए यूनिवर्सल मोटर के जो है दिशा यानी गति को चेंज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे कि ब्रश लीड को आपस में बदल देंगे। आप लोग यूनिवर्सल जब प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे थे तो आप लोग को बताए भी थे कि यह ब्रश लीड है, इसको निकालेंगे और दूसरे दिशा में लगा देंगे या उसके सप्लाई को जो है हम लोग चेंज कर देंगे। आप AC से या चलाइए या DC से चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा ना। हाँ, AC जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है तो यह नरम लोहा जो दिया है यह गलत है ना, यह मिस प्रिंट है। आर्मेचर का कोर जो होता है वह किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का,
है ना। हाँ सर, सिलिकॉन का बना था। हाँ, तो ये नरम लोहा जो दिया है ऑप्शन में, या तो अगर स्टील है यानी कि इस्पात है तो ये ऑप्शन मिसप्रिंट है। आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है तो सिलिकॉन स्टील का। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है, जो हम लोगों को पता है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डीसी मशीन का बाहरी भाग जो है योग कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु में कास्ट आयरन का बना होता है। जो छोटा कम क्षमता का मशीन जो है वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगर यहाँ जो है कम क्षमता के स्थान पर पूछ दे बड़ा क्षमता, मतलब अधिक कैपेसिटी का जो मशीन होगा उसका जो योग होगा वह किसका बना होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? स्टील का सर। हाँ, स्टील का ना। कास्ट हाई आयरन कार्बन है, स्टील हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका, नहीं कास्ट स्टील हो जाएगा, हाई कार्बन नहीं। कास्ट कास्ट। हाँ, कार्बन तो टूट जाएगा तुरंत, है ना। कास्ट स्टील हो जाएगा। डीसी मशीन की बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है। डीसी मशीन की बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है। जब कब कहलाएगी फुल पिच बाइंडिंग? जब बाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों बराबर हो जाएगा, उस समय जो बाइंडिंग डीसी मशीन का जो बाइंडिंग होगा वह फुल पिच कहलाएगा। डीसी जनरेटर की संपूर्ण दक्षता डैश के बीच रहती है, तो इसका जो एफिशिएंसी है वह 85% से लेकर 95% के बीच में होता है, अधिकतर का, है ना। लेकिन यह पूछ रहा है डीसी जनरेटर का, है ना, जो 85% से लेकर 95%। 95%। अगर इसी में पूछ दे या जनरेटर के स्थान पर आपका पूछ दे ट्रांसफार्मर, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 98 से 99। 95 से 98, है ना। 97 से 98। हाँ, 95 से 98 सर। 95 से 98 हो जाएगा आपका, वही ट्रांसफार्मर का पूछे तो। उसी में अगर ये डीसी है इसको बदल दे या कहे कि शेडेड पोल, स्पेशल एक मोटर का नाम लेता है, कहेगा कि शेडेड पोल। शेडेड पोल क्या? एसी मोटर है ना। शेडेड पोल जो है, शेडेड पोल मोटर का जो है संपूर्ण इफिशियंसी कितना से कितना परसेंट तक होता है? 30 से 35%। हाँ, उसका जो है, हालांकि 30 से 35 नहीं, उसका मैक्सिमम होता है 35% और मिनिमम 5%, है ना। 5 से 35% के बीच में जो है उसका एफिशिएंसी होता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है, तो कम्यूटेटर का जो एकमात्र उद्देश्य होता है, कम्यूटेटर का काम क्या है? वह एसी को क्या करता है? डीसी में बदलता है, बस वही उसका काम है ना। एसी को डीसी में बदलता है। और कम्यूटेटर पर जब डीसी इकट्ठा होगा तो वहां पर हम लोग क्या, ब्रश लगाया जाता है, और ब्रश से आपको जो सप्लाई जो है बाहर जाता है ना, यानी कि आउटपुट हमको मिलता है। आगे देखेंगे, डीसी मोटर में आयरन लॉस निम्नलिखित में होता है। डीसी मोटर में आयरन लॉस जो होता है आर्मेचर रोटर में होता है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आयरन लॉस वहां होगा जो आयरन से बना हुआ है ना, और कॉपर लॉस वहां होगा जो कॉपर से बना हुआ है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है, तो डीसी मोटर में जो है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है ईबी। ईबी क्या है? यहाँ बैक ईएमएफ, है ना, इक्वल टू 5 ZNP by 60 A। आगे देखिए क्या है, यह सूत्र रहेगा तो आप इस सूत्र से ईएमएफ उसका आराम से निकाल सकते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जो मोटर है, स्टार्टर का जो मेन उद्देश्य है वह क्या करता है? स्टार्टिंग करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है ना। आगे देखेंगे, इंटरपोल को सामान्यतः संयोजित किया जाता है।
यानी इंटरपोल को जो है हम लोग किसमें कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज फील्ड का जो है फील्ड बाइंडिंग का सीरीज में, है ना। सीरीज में। हाँ, इंटरपोल को सामान्यतः कनेक्ट करते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, और ये आर्मेचर के सीरीज में भी जो है कनेक्ट रहता है। अगर दोनों जहां रहे तो दोनों देंगे, ऑप्शन के अनुसार यह टिक आउट करना है हमको। एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है, मतलब एक एमसीबी है और उस सर्किट को जो है संरक्षित करता है कैसे कैसे, है ना। तो शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है एमसीबी, और ओवरलोड रहता है तभी वह ट्रिप कर जाता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इट गिव्स हाई स्टार्टिंग टार्क, क्या देता है, हाई स्टार्टिंग टार्क, इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। रिलक्टेंस मोटर में टार्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड, रिपल्सर मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। तो ब्रश स्थिति को हम लोग चेंज करके रिपल्सन मोटर का जो है घूर्णन दिशा चेंज कर सकते हैं। यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये क्या है सर? देखिए, यूपीएस का बैकअप समय जो है हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? तो यूपीएस में कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है। वो उसका जो समय कैपेसिटी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जब हेवी होगा तब तो उसका बैकअप बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग बैटरी का जो AH है यानी कि एम्पियर आवर, है ना, साधारण भाषा में बोले तो बैटरी का जो है कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक यूपीएस का बैकअप बढ़ जाएगा। और यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिना रोक टोक के जो है पावर सप्लाई देता रहे, रुके नहीं। क्या बदला है सर? अबाधित पावर सप्लाई यूपीएस का जो है हिंदी होता है अबाधित पावर सप्लाई, इंग्लिश होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हम लोग यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यूपीएस का बैकअप बढ़ाएंगे हम कैसे? तो एम्पियर आवर जो है उसका बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका बैकअप बढ़ जाएगा। और यूपीएस का यहाँ क्वेश्चन 21 में दिया है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आगे दिया है अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण, अतिभारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है थर्मल रिले का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओवरलोड से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका इसमें अर्धचालक जो है जर्मेनियम है ना। अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। तो यह जो है अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए हम लोग प्रयोग करने वाला सबसे प्रचलित विधि है डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, है ना। डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड जो है यह बहुत ज्यादा प्रचलित मेथड है। अब देखेंगे यह क्या होता है ना। आखिर यह क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो हमको अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए, है ना, अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए यह मेथड को अप्लाई किया जाता है। इसलिए क्योंकि अल्टरनेटर एक पहले से चल रहा है ना। और मान लीजिए कि वह 20 kVA का है और लोड जो है बढ़ते जा रहा है और उस अल्टरनेटर से ज्यादा लोड हो गया, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा अल्टरनेटर लगाएंगे।
तो ऐसे थोड़ी है कि हम एक को स्टार्ट किए और कनेक्शन कर दिए, तो क्या होगा अगर उस प्रकार से हम कर देंगे तो हमारा अल्टरनेटर जो चल रहा है वो भी जल जाएगा और लोड जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा और जो अल्टरनेटर को स्टार्ट किए हैं वो भी जल जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए हम लोग जो है सिंक्रोनाइजिंग जो है करते हैं। अब सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है, तो उसमें जो है आपका अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वह सेम होना चाहिए, है ना। अल्टरनेटर का कैपेसिटी सेम होने की उसमें कोई जो है नियम नहीं है। अल्टरनेटर एक 20 kVA का भी हो सकता है और दूसरा 10 kVA का भी हो सकता है, तो वह चलेगा, है ना। लेकिन उसका जो आउटपुट यानी बस बार में, है ना, बस बार में जो आउटपुट जाएगा वो वोल्टेज सेम होना चाहिए और उसके साथ फ्रीक्वेंसी जो है वह सेम होना चाहिए। अब आप जितना मर्जी लोड दीजिए कोई बात नहीं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो जो लोड देंगे वह मतलब सब जल जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वोल्टेज नहीं सेम रहेगा तो सर? नहीं, तब वो वह उस समय वह नुकसान करेगा। आप लोगों को शेयर हो रहा है, नहीं शेयर हो रहा है? हो रहा है। कभी कभी क्या कर जाता है, एक मिनट इसको जो है हम कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? 24 तो गए थे। 25 था। 24 आई है सर, 24 नंबर। हाँ, अल्टरनेटर का जो सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है थोड़ा फास्ट बताइए सर, फास्ट ब्राइट लाइन मेथड। थोड़ा। देखिए, मेरा जो एम है कि किसी का कुछ छूट भी गया है तो ऐसे करने से उसका जो है वो पकड़ सकता है ना। यस सर। फास्ट बताएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और इसमें फास्ट बताना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो सोच है कि अगर हम धीरे धीरे बताते हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं, तो जिसका छूट गया है वो कैप्चर हो जाएगा। हम ऐसा लोग ही बताइए का सर। बहुत छूटा हुआ है सर, सेक्शन 2 वाला का बहुत छूटा हुआ है। आगे देखिए, अल्टरनेटर का वोल्टता नियम निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू VNL माइनस VFL बाई VFL इंटू 100।
क्या हो जा रहा है इसको, कुछ दिख नहीं रहा। देखेंगे अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध समानुपाती नहीं है। उसके बाद देखेंगे अल्टरनेटर को निम्नलिखित में आशंकित किया जाता है। तो आशंकित मतलब उसका रेटिंग क्या होता है, तो केवीए में अल्टरनेटर को पैरेलल में प्रचलित करने से अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है। तो अल्टरनेटर को जब हम पैरेलल में चलाते हैं तो एक्स्ट्रा लोड जो है उसको हम दूसरे पर दे सकते हैं। आगे है सर 26 में बताइए ना, 26 नंबर है सर। कितना नंबर? 26 नंबर सर। ऑनलाइन नहीं किया जा सकता सर, ये वाला नहीं समझ में। देखिए अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज समानुपाती नहीं है। देखिए कहा ऑनलाइन मतलब एक अल्टरनेटर चल रहा है ना, उसके बाद दूसरा अल्टरनेटर को जो है हम ऐसे नहीं चला सकते जब तक कि उसका फ्रीक्वेंसी है ना सेम ना हो। मेन है फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज है ना, और उसका जो अधिकतर यही देखा जाता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों सेम रहेगा तभी आप उसको, आप लोग ऑनलाइन जो है ये ऑनलाइन नहीं, जो दूसरे जगह से जो है कंट्रोल, ये ऑनलाइन नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है ना। जैसे हम लोग डीओल स्टार्टर स्टार्ट करते हैं ना तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है ना। तो नहीं होता है कि ऑनलाइन मतलब हम दूसरे जगह से कर ले, उसके लिए आपको सेंसर वगैरह की आवश्यकता है, व्यवस्था करेंगे तो आप दूसरे जगह से भी कर सकते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। आगे देखिए अल्टरनेटर को निम्नलिखित में अगर कटेगा तो आप लोग दोबारा फिर से जुड़ेंगे। केवीए में किया जाता है अल्टरनेटर को पैरेलल में प्रचालित करने से अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है। तो पैरेलल में जब चलाएंगे तो ज्यादा लोड होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। आप लोगों का सेशन क्या है आप लोग बता सकते हैं? 18-20। हाँ, ऐसा कोई है जो इसमें भी कंफ्यूज है? नहीं। ठीक है, हम सर हाँ बता दिए सर। 18-20 18-21 में हो जाएगा अब सर। अब तुम जो है हो जाएगा लेकिन था नहीं ना। पहले सुन लीजिए, आप लोग हो नहीं जाएगा। आप लोग चाहे 2020 में पास कीजिए तब भी आपका सेशन 2018-20 रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे